कॉलेज में दशहरे की पूरे 10 दिनों की छुट्टी हो गई थी। त्यौहार मनाने के लिए अच्छा खासा समय मिल गया था। सभी खुश थे, हंस बोल रहे थे। सबको घर जाने की जल्दी भी थी। स्टाफ रूम में समय से पहले ही खाली हो चुका था। बरामदे में सब एक दूसरे को त्यौहार की बधाइयाँ दे रहे थे, पर माधवी का मन तिनका तिनका बिखर रहा था। वह अतीत के गलियारे में भटक रही थी। वैसे भी उसका जीवन एक उद्देश्यहीन भटकाव ही तो रह गया था। जिन अपने दोनों भाई बहन कुंदन और नेहा के लिए वह दिन रात मेहनत करती रही, जिनके लिए उसने अपना पूरा करियर और जीवन दांव पर लगा दिया, उन्हीं दोनों को क्या उसकी यातना की रत्ती भर भी ख्याल था? कभी उसका भी सुखी परिवार था। भले ही उसके पापा कम कमाते थे, पर बच्चों की ज़रूरतों का उन्होंने हमेशा ख्याल रखा था। यह अलग बात था कि वह चाहते थे कि कुंदन IAS ऑफिसर बन जाए, जिसके कारण उस पर कुछ ज़्यादा ही खर्च करते थे। कुंदन को महंगे कॉन्वेंट स्कूल में पढ़ाने के लिए घर के सभी खर्चों में उन्हें कटौती करनी पड़ती थी। बेटियां साधारण स्कूल में ही पढ़ती थीं, पर उनकी पढ़ाई का भी पूरा ख्याल रखते थे। देखते देखते समय निकल गया और माधवी MSc पूरा करके PhD में रजिस्ट्रेशन के लिए प्रयास कर रही थी। उन्हीं दिनों उसकी मुलाकात आलोक से हुई थी, जो PhD कर रहा था। जल्दी दोनों की दोस्ती प्यार में बदल गई थी, पर इस प्यार को शादी में बदलना बहुत ही मुश्किल था। काफ़ी जद्दोजहद के बाद पापा रूढ़ियों और परंपराओं की संकीर्णता से बाहर आकर अपनी बेटी की खुशियों के लिए एक विजातीय लड़का आलोक से उसकी शादी को तैयार हुए थे, पर एक शर्त पर कि मंगनी तो अभी होगी, पर शादी होगी आलोक को नौकरी मिलने के बाद। फिर दोनों परिवारों की सहमति से मंगनी हो गई थी, लेकिन नियति को माधवी की खुशियाँ कभी रास नहीं आई। फिर एक भयंकर रोड एक्सीडेंट हुआ और माधवी के पापा अनंत में विलीन हो गए। इसके साथ ही उसके परिवार पर दुखों का पहाड़ टूट पड़ा। समाज के संकीर्ण दायरे में फंसे उसके मायके और होने वाले ससुराल के लोगों ने उसे अपशगुनी करार दे दिया। दुर्भाग्य के इस कठिन समय में सिर्फ एक आलोक ही था जो हर तरह से उसके साथ था। वह अब भी माधवी से शादी करने और उसके परिवार की मदद करने के लिए तैयार था, पर यह माधवी के लिए निर्णय की घड़ी थी। अब उसके सामने उसकी माँ गायत्री देवी थी, जो एक सीधी सादी घरेलू और पूरी तरह से पति पर निर्भर महिला थी। पापा के बाद वह दुख और संताप से बिस्तर पकड़ ली थी। छोटी बहन नेहा और भाई कुंदन का भविष्य भी दांव पर लगा हुआ था। सबका विश्वास उसी पर टिका था। वह ऐसी परिस्थिति में सबको छोड़कर भला कैसे शादी कर सकती थी? उसने फैसला किया, नियति ने जो उसके लिए निर्धारित किया है, अब उसे उसी के साथ जीना है। उसने तत्काल निर्णय लिया। अपने परिवार की डूबती नैया को वह खुद पार लगाएगी, अपने पापा का स्थान लेगी। आलोक ने बहुत समझाया कि उससे शादी कर ले, पर माधवी नहीं मानी। शादी के बाद की पाबंदियों से वह अनजान नहीं थी। आलोक को उसने अपनी ज़िंदगी से बहुत दूर यह कहकर भेज दिया कि तुम कहीं और शादी करके अपनी ज़िंदगी नए सिरे से शुरू करो। तुम जहाँ भी रहोगे खुश रहोगे, तो मैं भी खुश रह पाऊँगी। उसके जिद के आगे हार कर आलोक उससे दूर चला गया। अपनी पढ़ाई को तिलांजलि दे उसने जल्दी एक प्राइवेट स्कूल में पढ़ाना शुरू कर दिया था। स्कूल के बाद वह ट्यूशन भी करने लगी, जिससे घर की गाड़ी पहले की तरह पटरी पर आ गई। नेहा और कुंदन पापा की तरह उसका मान सम्मान करते और हर बात पर उसकी राय लेते। कुंदन की पढ़ाई में उसने कोई कसर नहीं छोड़ी थी। नेहा के कहने पर उसे भी कोचिंग क्लास भेजने लगी थी। जैसे जैसे घर के खर्चे बढ़ रहे थे, उसकी व्यवस्था भी बढ़ती जा रही थी। वह सारे पैसे माँ को सौंप देती। नेहा और कुंदन को ज़रूरत के हिसाब से माँ पैसे देती। कुछ दिनों तक तो सब ठीक चला, पर जैसे दोनों कॉलेज में पहुँचे, दोनों का ही खर्च कुछ ज़्यादा ही बढ़ गए। घर का ढांचा ही बदलने लगा था। सारी सुविधा के बावजूद कुंदन का पढ़ाई का स्तर दिनों दिन गिरते जा रहा था। उसकी सारी गतिविधियाँ ही बदलने लगी थीं। अपने साथ पढ़ने वाले समृद्ध घर के लड़कों के साथ उसकी आवारागर्दी बढ़ने लगी थी। माँ को तो कुछ समझता ही नहीं था। जिस दीदी के सामने आने से पहले घबराता था, अब उससे भी जुबान लड़ाने लगा था। छोटी छोटी बातों पर जब माधवी उसे डांटती तो उसके सामने तन कर खड़ा हो जाता। नहीं पढ़ूंगा, क्या कर लोगे? ज़्यादा रौब दिखाओगी तो घर छोड़ दूंगा। अक्सर वह ऐसी ही बातों से अपनी दीदी को हतप्रभ कर देता। उसकी समझ में नहीं आता था क्या करे। उसे लगता माँ के अत्यधिक लाड प्यार और चुप्पी ही कुंदन को बर्बाद कर रहा है। एक छुट्टी के दिन जब वह कुछ सामान लेकर लौट रही थी, रास्ते में गायत्री चाची मिल गई, जो माँ के समान ही उसे प्यार करती थी। जिद कर अपने घर ले गई। घर पहुँचते उसे लिए हुए सीधे अपने बेडरूम में आ गई और बिना किसी भूमिका के बोली, तुम्हें कुछ पता भी है जिन दोनों भाई बहन के लिए तू इतनी मेहनत कर रही है, वे क्या कर रहे हैं? जब वही दोनों अपने लक्ष्य से भटक जाएंगे, तुम्हारी सारी मेहनत और त्याग व्यर्थ हो जाएगा। एक अनजानी आशंका से उसका हृदय धड़क उठा। मैं कुछ नहीं समझी। तुम्हारे इसी नासमझी का तो रोना है। तुमने कभी कुंदन की संगति पर ध्यान दिया है? बड़े बड़े पैसे और रसूख वाले
क्रिमिनल टाइप लोगों के बेटों के साथ उसकी दोस्ती है। और तुम्हारी नेहा, वह भी कुछ कम नहीं है। जब देखो सक्सेना साहब के लड़के विक्की के साथ यहाँ वहाँ घूमती नजर आती है। उस दिन खुद मैंने उन दोनों को पटना के एक प्रसिद्ध होटल के बाहर निकलते देखा था। लड़का ढंग का होता तो उन दोनों की शादी की बात भी सोची जा सकती थी। विक्की इस मामले में कितना बदनाम है, यह बात किसी से छुपी नहीं है। जाने कैसे नेहा इसके जाल में फंस गई है। तुम्हें सब कुछ बताना जरूरी हो गया था इसलिए, वरना। सब कुछ सुन माधवी सन रह गई। काटो तो खून नहीं वाली स्थिति हो गई। गायत्री चाची के बदले कोई दूसरा होता तो एक बार जरूर सोचती, पर गायत्री चाची कभी झूठ बोल ही नहीं सकती थी। वह चुपचाप उठकर उन घर चली आई। अपना बैग टेबल पर रख कटे वृक्ष की तरह बिस्तर पर जा गिरी। बहुत देर तक तकिए में मुंह छुपाए फूट फूट कर रोती रही। थोड़ी देर के बाद माँ के हाथों का स्पर्श पाकर वह चौंक पड़ी। यथासंभव अपने आंसू छुपाती उठ बैठी, पर माँ को अंदाज़ा लग गया था, और जिस बात को वह पूरे छल बल कौशल से अब तक इस बेटी से छुपाती आई थी, उस बात की भनक उसे लग गई है। माँ, नेहा कहाँ है? माधवी की आवाज़ सुन गायत्री देवी को जैसे सांप सूंघ गया। थोड़ी देर की चुप्पी के बाद उनके बोल फूटे। शायद अपने अंदर छुपा कर रखे गए बातों को कहने के लिए हिम्मत जुटा रही थी। क्या कहूँ, इस लड़की ने तो कहीं मुंह दिखाने लायक नहीं छोड़ा। तुम सुबह से शाम तक खुद परेशान रहती हो, तो क्या बताती इसकी करतूतें। मैंने खुद कोशिश की, पर उस लड़के ने नेहा से शादी करने से इनकार कर अपने पापों से हाथ झाड़ लिया। तब कोई उपाय नहीं देख आज ही सुबह की बस से हाजीपुर जाकर उसे सरला के पास छोड़ आई हूँ। माधवी को समझते देर नहीं लगी कि माँ उसे सरला मौसी के पास क्यों छोड़कर आई हैं। माँ की चचेरी बहन सरला मौसी डॉक्टर थीं, अक्सर माँ की सुख दुख में काम आती थीं। अब शायद नेहा को उसके कलंक से मुक्त कराने में सहायक बनी थी। सब सुन माधवी को ऐसा लगा जैसे किसी ने गर्म सलाखें उसके सीने पर उतार दी हों। पापा के जाने के बाद से उसने कठिन परिश्रम कर दोनों भाई बहन के जीवन को संवारने की हर संभव कोशिश की, क्योंकि कुंदन को लेकर पापा के अरमान हमेशा उसकी चेतना में रहे। पर सारे समीकरण जाने कब कहाँ गड़बड़ा गए, वह कुछ समझ नहीं पा रही थी। एक हफ्ते के बाद माँ नेहा को सरला मौसी के यहाँ से लेकर बड़े मामा जी के पास मोतिहारी छोड़ आई। इस घटना के 2 महीने बाद अचानक ही एक दिन माँ उससे बोली, कहते तो मेरी जुबान जलती है बिटिया, पर क्या करूँ, नेहा ने मुझे कहीं का नहीं छोड़ा। तू बड़ी है, पर तुझसे छोटी बहन की शादी की बात करने आई हूँ। तुम्हारे मामा जी ने नेहा की शादी के लिए कॉरपोरेशन में कार्यरत एक लड़के के घर वालों से बात की है। नेहा उन लोगों को पसंद है। तू थोड़ा कर्ज लेकर कुछ पैसे और गहने जो पापा ने तुम्हारे लिए बनवाए थे दे देती तो यह शादी निबट जाती। लड़के वालों की कोई मांग नहीं है। ठीक है अम्मा, सारे गहने दे दो, ये सब अब मेरे किस काम के हैं। पैसों का इंतजाम भी मैं कर दूंगी। उसकी बातें सूल की तरह माँ के कलेजे में उतर गईं। बड़ी बेटी की शादी की चर्चा किए बगैर छोटे बेटे की शादी की उत्साह दिखाना उन्हें बहुत शर्मिंदा कर रहा था। नेहा का जीवन व्यवस्थित करते करते दूसरी परेशानी आ खड़ी हुई। कुंदन को ड्रग्स बेचने के आरोप में पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया था। जेल से कुंदन के छूटने के कोई आसार नजर नहीं आ रहे थे। तभी माधवी को याद आया, उसके पापा के एक पुराने घनिष्ठ मित्र का बेटा उन दिनों पटना का एसपी था। माधवी ने जब उनसे फ़ोन पर बात की तो उसके पापा का ख्याल कर उन लोगों ने कुंदन को किसी तरह से जेल से रिहा करवा दिया, पर इस शर्त के साथ कि वह अब उसे किसी काम धंधे में लगाए ताकि वह पीछे मुड़कर ना देखे। कुंदन के जेल से रिहा होते ही गायत्री देवी उसे लेकर मुजफ्फरपुर चली गई। वहीं उन्होंने उसे अपने छोटे भाई के बिजनेस पार्टनर बना दिया। कुंदन और नेहा के अपने अपने जीवन में व्यवस्थित करते करते पटना का घर भी बिक गया। उसके साथ ही माँ भी पटना छोड़कर कुंदन के पास ही ज़्यादातर रहने लगी। इस बीच माधवी के लिए बस एक ही बात अच्छी हुई कि वह नेट क्वालिफाई कर गई, जिससे लेक्चरर की नौकरी मिल गई। कॉलेज के कैंपस में ही घर भी मिल गया। कुंदन ने खुद से ही शादी कर ली। माँ और भी व्यस्त हो गई। अपने कहे जाने वाले सभी लोग माधवी से दूर हो गए। सभी अपने अपने जीवन में व्यस्त थे। किसी को अब उसकी फिक्र नहीं थी। जिनके लिए सर्वस्व निछावर कर दी थी वे निसंकोच अपनी मनमानी करते रहे, सिर्फ अपने लिए ही सोचते रहे। शादी कर उससे रुपए पैसे लेते रहे, पर उसकी भावनाओं का ख्याल तक उन्हें नहीं रहता। फिर भी वे घर में वे लोग चाहे जैसा व्यवहार करें, बाहर वालों के सामने उसे एक अच्छी बेटी और बहन का खिताब ही देते। दिन प्रतिदिन माधवी के जीवन का सूनापन बढ़ता जा रहा था। माधवी को लगने लगा था उसका पूरा जीवन ही बिखर गया। कभी अपने परिवार की रक्षा के लिए वह चट्टान की तरह उनके सामने आ खड़ी हुई थी। आज वही चट्टान जिंदगी के तेज रफ्तार में टूट टूट कर बिखर रहा था, पर उसे समझने वाला कोई नहीं था। कई लोगों उसके जीवन के सूनेपन को देखकर उससे शादी कर लेने की सलाह देते, पर अब उससे घर परिवार की चाह ही नहीं रही थी। जिंदगी अपनी रफ्तार से चल रही थी। अचानक उसकी तंद्रा भंग हो गई।
जब कॉलेज में एक स्टाफ ने आकर बताया कि स्टाफ रूम बंद करना है, सभी लोग जा चुके हैं, वह अपना बैग उठाए अपने फ्लैट की तरफ चल पड़ी। ताला खोलने जा ही रही थी कि उसकी नज़र सामने खड़े व्यक्ति पर पड़ी, जो शायद उसका पहले से इंतजार कर रहा था। दोनों की नज़रें मिली तो उसे ऐसा लगा जैसे सारी कायनात ही थम गई हो। वह जड़वत सामने खड़े आलोक को निहार रही थी। तभी आलोक की आवाज़ ने उसे चौंका दिया। आलोक ने बोला, बहुत मुश्किलों से तुम्हारा पता मालूम किया। इतने सालों से तुम्हारा इंतज़ार कर रहा था, क्योंकि मैं तुम्हारी जिम्मेदारियां खत्म होने का इंतज़ार कर रहा था। और इतने साल बीत जाने के बाद मुझे लगा अब तो तुम्हारी सारी जिम्मेदारियां खत्म हो चुकी होंगी और तुम्हारे भाई बहन भी सेटल हो चुके होंगे। तो अब हमारे सेटल होने का वक्त आ चुका है। माधवी को यकीन नहीं हो रहा था। आलोक आज तक उसके इंतज़ार में कुंवारा बैठा हुआ है। आज माधवी को अपनी किस्मत पर यकीन नहीं हो रहा था और उससे कुछ भी बोला नहीं गया, क्योंकि वह पूरी तरह से टूट चुकी थी। वह सीधा दौड़ते हुए आलोक के पास गई और उससे लिपट कर रोने लगी।